हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद राहुल। आज के लेक्चर में हम एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भारत की राजनीतिक जीवन में चेतना की एक ऐसी नई लहर पैदा की थी, जिन्होंने जो है पूरे भारत में जो है वो बदल के रख दिया। ठीक है, मतलब जो भारत की आज़ादी की लड़ाई थी वो जो है इन्होंने जो है पूरा सिस्टम ही जो है वो बदल दिया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। जी, तो आज के लेक्चर में हम जो है तिलक के राजनीतिक विचार जो है इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जो है फेमसली जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी बोला जाता था। ठीक है, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर माने गए हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के। क्यों? क्योंकि देखिए, थोड़ी सी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर आप देखेंगे तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एक आप देखेंगे कि लंबा प्रोसेस था। इवन आफ्टर 1857 जो है 1885 में सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका जो है गठन होता है, और गठन होते ही ये जो है इस समय डोमिनेट करता है मॉडरेट्स, जिनको आप कहते हैं कि नरम दल। ठीक है, नरम दल के लोगों जो वहाँ के लीडर्स थे हमारे, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह थे, ये लीड कर रहे थे। लेकिन फिर एक टाइम आता है, बंगाल विभाजन आता है, और उसके बाद 1905-6 के बाद ये जो है फिर यहाँ पर लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बहादुर, ये जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये जो है लाल बाल पाल, ये तीनों जो है एक नया जो है वो गरम दल बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे लीडर थे तिलक, जो कि आप देखेंगे जैसे जैसे इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है एक अलग दिशा में ले जाते हैं। जो मॉडरेट्स उस समय तक पिटीशन वगैरह करते थे, ठीक है, जो तो ये पिटीशन वगैरह से ऊपर आते हैं, अपीजमेंट पिटीशन वगैरह, इनके थ्रू मॉडरेट्स जो है वो अंग्रेजों से अपना हक राइट्स वगैरह ले रहे थे। ये जो है जो गरम दल आते हैं, गरम दल क्या करते हैं, ये पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि इनका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, और इसलिए जो है हम इनकी आज जो है राजनीतिक विचार को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो एक सिर्फ हम एक विचारक ही नहीं थे, वो एक फिलोसफर थे। ठीक है, हम उनकी फिलोसफी को भी देखेंगे, उनकी विचारधारा को देखेंगे। जर्नलिस्ट थे। इस समय जो है एक सबसे बड़ा हथियार था फ्रीडम फाइटर्स के पास कि वो क्या करते थे, पब्लिश करते थे, पेपर पब्लिश करते थे, अखबार निकालते थे। तो इनकी भी जो दो बड़े फेमस जो है केसरी और महारट्टा, जो इनकी बड़ी फेमस सी अखबार रही है। एजुकेशनिस्ट थे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की थी, वहाँ पर ये शिक्षा जो है लोगों को देते थे। और उससे सबसे बड़े ये एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे। इन्होंने जो है भारतीय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है उनका जो है एक इन्होंने बहुत एक आधारभूत चेंज उसमें किया। ठीक है, इनकी विचारों जो है वो बहुत क्रांतिकारी विचार थे इनके। ठीक है, तो वो जो है हम देख रहे थे इनको। अब जो है इनका पॉलिटिकल फ्रीडम जो है ना, वो ये कहता था कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमको ब्रिटिश से आज़ाद होना है। ठीक है, वो अल्टीमेटली आज या कल तो वो तो होना ही है, लेकिन मैटर क्या है, मैटर है कि आज़ादी के बाद क्या होगा, हम इंडिया को रिबिल्ड कैसे करेंगे। ठीक है, हम इंडिया को रिबिल्ड करेंगे स्वराज के आधार पे, सेल्फ रूल के आधार पे, धर्म, ठीक है, रिलीजन जो धर्म हमने इससे पहले धर्म की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, धर्म के आधार पे एंड मोरल स्टैंड, नैतिक के आधार पे, ठीक है, जो हमारा आत्मबल है, ठीक है, उसके आधार पे जो है हम क्या करेंगे, भारत को जो है क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे उसके बाद। कोर प्रिंसिपल देखते हैं इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी की क्या रही है। पहली चीज तो जो है इनका जो है स्वराज रहा है। अब देखिए स्वराज क्या है, स्वराज जो है आप देखेंगे कि इनकी जो राजनीतिक विचारधारा रही है ना, सेंट्रल रही है। स्वराज का क्या मतलब है, सेल्फ रूल। ठीक है, सेल्फ रूल, स्वराज जो है इनकी जो एक सेंट्रल रही है। ठीक है, और स्वराज के बाद फिर क्या है, स्वराज के बाद है वो ये कहते थे कि ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है ना, ये नेचुरल है एंड मोरल है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे तो ब्रिटिश इंडिया क्या था, हम भारतीयों पर कौन, एक फॉरेन रूल कर रहा था। ठीक है, एक विदेशी ताकतें जो है वो हम पर जो है अपनी जो है सत्ता कायम की हुई थी। तो क्या ये प्राकृतिक था? नहीं, प्राकृतिक ये है कि आदमी खुद अपने आप को कैसे स्वशासित करे। ठीक है, सेल्फ रूल जैसे अभी है, अभी हम एक नेचुरल स्टेट में है, प्राकृतिक स्टेट में है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग जो है भारत को ही रूल कर रहे हैं, ये कोई फॉरेन रूल नहीं है। तो इसलिए ये कहते थे स्वराज जो है ना वो प्राकृतिक है और साथ ही साथ नैतिक अधिकार है। हर नेशन, हर कंट्री, हर देश का जो है खुद का गवर्नमेंट होना चाहिए, और वही जो है राइट चीज है। ठीक है, ये इनका मानना था। इनके अलावा स्वराज जो है ये क्या कहते हैं कि ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि स्वराज कोई उपहार है जो ब्रिटिश दे के जाएंगे हमें। ठीक है, कहने का मतलब है कि ब्रिटिश कल को, जब भारत उनके टाइम तक तो नहीं गए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि कल को अगर ब्रिटिश छोड़ के जाते हैं तो दैट डजंट मीन कि ब्रिटिशर्स ने हमको कुछ उपहार दिया है। नहीं भाई साहब, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
और ये हम लेके रहेंगे, कैसे लेके रहेंगे, चाहे हमें इसको संघर्ष करना पड़े, चाहे हमको त्याग करना पड़े, ठीक है, लेकिन ये जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हमें लेना है, ठीक है। तो ये जो है इनका कहना था। उसके बाद ये कहते हैं कि विदाउट पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता के अलावे नो नेशन कैन अचीव इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस। मतलब अगर आपको आर्थिक और सामाजिक प्रगति करनी है अपने देश की, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति हो, तो उसके लिए आपको राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी फॉरेन रूल के अंदर, आप किसी एलियन रूल के अंदर, आप किसी जो है मतलब इस तरीके शूडो रूल के अंदर जो है आप जो है ग्रो नहीं कर सकते हैं, आपका आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रगति के लिए ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है आप देखेंगे कि इससे पहले भी हमने यही चीज डिस्कस की थी कि ये कैसे कर्म दल के नेता होते हैं। तो जो मॉडरेट्स थे ना, उनके डिमांड से इन्होंने क्या कर दिया, पेसी मूवमेंट की तरफ ले आए। इससे पहले आदमी जो है पिटीशन वगैरह तक ही सीमित था, ठीक है, अपीजमेंट, पिटीशन, ठीक है, उनसे गुहार लगाते थे, एप्लीकेशंस लिखते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, पेसी मूवमेंट में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पेसी मूवमेंट का मतलब होता है कि आप जो है लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप हथियार नहीं उठा रहे हैं लेकिन आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके की चीजें। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि उन्होंने जो है क्या किया, ये पिटीशन और अपील वाला जो था मॉडरेट्स का नियम कायदे कानून, इन्होंने इसको क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक्टिव रेसिस्टेंस जो है यहाँ पर इन्होंने देखने को मिला। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट था मास मोबिलाइजेशन। ये ऐसे व्यक्ति थे, तिलक, गांधी के बाद माना जाता है कि एक तो गांधी ने जो अपने 3 फ्रीडम स्ट्रगल थे उसमें आपने देखा होगा, 3 जो इनके रहे हैं बड़े बड़े मूवमेंट, उन्होंने काफी ज्यादा मास मोबिलाइजेशन किया। बट गांधी के बाद तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फेस्टिवल्स के थ्रू, हिंदू आइडियोलॉजी के थ्रू, ठीक है, गणेश फेस्टिवल के थ्रू, शिवा फेस्टिवल के थ्रू लोगों को जो है काफी ज्यादा कलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये जो है इनकी क्षमता थी, ठीक है। आप देखिए इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती वगैरह, इनके थ्रू ये बहुत ज्यादा जो है मास मोबिलाइजेशन जो है इनका फोकस करते थे। और इन्होंने इन फेस्टिवल के थ्रू रिलीजियस सिंबल्स, मतलब देखिए कहीं ना कहीं गणेश उत्सव क्या है, एक रिलीजियस सिंबल है, फेस्टिवल है। शिवाजी की जयंती समारोह मनाते थे, तो उससे क्या होते थे, लोग इकट्ठे होते थे, खासकर जो हिंदू मेजोरिटी है ना वो इकट्ठी होती थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू ही आते थे, बट ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। और ये क्या था, कहीं ना कहीं नेशनल प्राइड, लोगों में गर्व की भावना आती थी कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे देवी देवता हैं, ये हमारे जो हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं, और हम जो है गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये अभी भी आप देखेंगे तो आप देखिए बड़ी बड़ी पार्टीज है, वो रिलीजियस सिंबल्स यूज करती है, ठीक है, फेस्टिवल्स यूज करती है, लोगों में क्या करते हैं, लोगों में ये प्राइड की भावना लाती है, गर्व आता है उनके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें वो कर रहे थे उस टाइम पे, और इनसे जो इनको ये फायदा होता था कि मास मोबिलाइजेशन, लोग इकट्ठे होते थे। तिलक के लिए रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वर नॉट सेपरेटेड, ठीक है। उनको लगता था कि धर्म और राजनीति जो है वो अलग अलग नहीं है। वो क्या देखते थे, वो देखते थे कि धर्म क्या है, धर्म एक ऐसा मोरल फोर्स है, आत्मबल है, जो कि लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को क्या करेगा, जागरूक करेगा, ठीक है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मतलब वो कहीं ना कहीं देखेंगे तो आप धर्म से देखेंगे कि वो काफी जुड़े हुए व्यक्ति थे, ठीक है। वो धर्म को जो है मोरल फोर्स मानते थे, ठीक है, एक ऐसा नैतिक फोर्स, एक ऐसा आत्मबल जो कि आपके अंदर क्या है, राजनीतिक कॉन्शियसनेस, ठीक है, पॉलिटिकल आपके अंदर जागरण लाएगा, जागृति लाएगा, ठीक है, राजनीतिक रूप से आप जागृत हो जाएंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ द भगवत गीता, भगवत गीता जो है इन्होंने गीता रहस्य नाम की जो है बुक लिखी थी, कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। गीता रहस्य में क्या कहते हैं, ये जो है देखिए इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है, वो क्या है, गीता को जैसे आप देखेंगे तो लोग नॉर्मली गीता को क्या है, रिनंसिएशन देखते हैं, मतलब एक त्याग देखते हैं। गीता में आप देखिए कितना ज्यादा त्याग हुआ है, ठीक है, त्याग की एक अलग कहानी लिखी गई है वहां पर। लेकिन तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काफी मतलब ये पहले ही इन चीजों को क्या किया, कर्म योग और ड्यूटी से जोड़ा, ठीक है, कर्म योग कि आपका कर्म क्या कहता है और आपका कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो इन्होंने एक अलग जो है आप देखेंगे कि एक अलग तरीके से जो है गीता रहस्य में ये चीजें दिखाई है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कहते हैं कि सच्चा धर्म क्या है, सच्चा धर्म है जब कोई व्यक्ति बिना डरे हुए, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने दायित्वों का जो है निर्वहन करता है, चाहे वो राजनीतिक स्ट्रगल ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आप राजनीति के लिए ही क्यों नहीं लड़ रहे हो, चाहे आप अपने देश के लिए ही क्यों नहीं लड़ रहे हो। लेकिन क्योंकि देखिए मैंने वही कहा कि गीता क्या है, यहाँ पर इन्होंने कर्म पर फोकस किया। गीता का ज्ञान ये भी कहता है कि आपको त्याग करना पड़ेगा, जैसे अर्जुन ने त्याग किया,
ठीक है, मोह माया त्याग दिया उन्होंने, जो ये नहीं सोचा कि जो है ये हमारे ही खुद के ही भाई बंधु हैं, मुझे इनसे ही लड़ना है। पहले तो वो सोचा था, फिर जब जो सोचते हैं, पर जब कृष्ण का ज्ञान आता है, गीता का ज्ञान आता है, तो फिर जो है वो इन चीजों से विमुख हो जाते हैं। तो त्याग बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन ये जो है ये कहते हैं कि ये एक कर्म योग भी दिखाता है कि आपको अपनी कुछ ड्यूटीज है, आपको सत्य असत्य की परवाह नहीं करनी है। एज अ वॉरियर आपका एक ड्यूटी है कि आपको युद्ध लड़ना है, चाहे उसमें किसी की हार हो किसी की जीत हो, मैटर नहीं करता है। आप किसको मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं वो भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए तो इन्होंने इसको कर्म और आपके दायित्व से जोड़ा। वही चीज ये यहाँ भी कहते हैं कि भारत में भी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है वो क्या है, वो हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। और सच्चा धर्म वही है कि हम ये कर्तव्य कैसे करेंगे, बिना किसी डर के, निडर होके हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। ठीक है, और इस संघर्ष को जो है, इसका संघर्ष का नतीजा क्या होगा, जब हम भारत में सेल्फ रूल को जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। तो गीता जो है इनके लिए क्या था, एक इनका जो गीता रहस्य जो इन्होंने दिया वो एक गाइड की तरह काम कर रहा था। गाइड मतलब ये लोगों को दिशा निर्देश दे रहे थे, जो उनके बाद जो है काफी सारे जो पेट्रोइट्स हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, उनको जो है इन्होंने क्या किया, एक दिशा प्रदान किया, अर्जिंग देम टू एक्ट इन द नेशंस बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, और कैसे ये जो है राज्य, हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है, उसके हित में कैसे जाएगा, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। मिलिटेंट नेशनलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि तिलक को जो है माना जाता है ऐसा कि कई बार इनको बोला गया है कि ही इज द फादर ऑफ इंडियन मिलिटेंट नेशनलिज्म, क्योंकि हमने कहा कि इनके जो बड़े रिवोल्यूशनरी विचार थे, क्रांतिकारी थे भाई साहब, क्रांतिकारी थे। तो क्या हो गया, इनके विचारों से जो है लोगों के अंदर जोश जुनून पैदा होता था, लोग जो है हथियार तक उठा लेते थे। ठीक है, तो इनको जो है जनक माना जाता है, फादर माना जाता है, और कई बार इस वजह से जो ब्रिटिशर्स ने इनको जो है जेल की सजा भी इनको कई बार मिली है। ठीक है, लेकिन ये मानते थे कि पेसिव रेसिस्टेंस एंड नॉन कोऑपरेशन जो है जस्टिफाइड मोरल टूल्स टू अगेंस्ट इनजस्टिस। ये कहते हैं कि पेसिव रेसिस्टेंस और नॉन कोऑपरेशन मतलब हम कोई भी सहयोग नहीं देंगे, असहयोग होगा और पेसिव रेसिस्टेंस होगा, ये जस्टिफाइड है अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है। और अंग्रेज जो है वो हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ, हम भारतीयों के साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ही इंस्पायर्ड लेटर लीडर्स लाइक अरबिंदो। ठीक है, अरबिंदो घोष, इनकी भी पॉलिटिकल फिलोसफी को हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन वगैरह पे जो फोकस किया है। तो इवन गांधी के आइडिया, सत्याग्रह के आइडिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, तिलक का जो है वो अप्रोच क्या था, वो ज़्यादा असर्टिव था, और गांधी का जो है वो क्या था, अहिंसा की तरफ था, नॉन वायलेंट था। क्योंकि मैंने कहा कि ये क्रांतिकारी थे, तो इसीलिए मिलिटेंट नेशनलिज्म के जो है इनको क्या कहा था, फादर कहा जाता है। तो इनके विचार, इनके जो आप देखेंगे, जो हमने जर्नल्स वगैरह के भी आगे बात करेंगे, वहाँ जो पब्लिश करते थे, तो लोगों के अंदर जो है वो क्या करते थे, वो क्रांति की भावना पैदा करते थे। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे कि गांधी से अलग इसलिए है क्योंकि गांधी जो है कहीं ना कहीं अहिंसा पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, पर इन्होंने कर्म पर फोकस किया। ठीक है, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा लाते हैं। आप देखेंगे कि इनका ये मानना था कि शिक्षा के माध्यम से जो है हम देश को जागरूक कर सकते हैं, देश में नया जागरण हो सकता है। ये तभी होगा जब लोग शिक्षित होंगे। इससे पहले जब हम फूले को पढ़ रहे थे तो उन्होंने भी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, और वो उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है इसकी जो स्थापना करते हैं, ताकि वहाँ पर जो है जो यंग भारतीय थे उनको जो है नेशनलिस्ट एजुकेशन दिया जा सके, मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें जो है भारतीय और यहाँ की इसकी जो राष्ट्रीयता को जो है आप ज़्यादा उसको जो है बताएंगे। ठीक है, तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये भी कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं तिलक। ठीक है, और तिलक जो है इसके अलावा जो है जो भारत के HRL था, होम रूल लीग। ठीक है, एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने ये भी बनाया था। ठीक है, होम रूल लीग। हाउएवर तिलक प्रायोरिटाइज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो चूंकि हमने एजुकेशन की बात की, सोशल रिफॉर्म की बात की, लेकिन इनका फोकस जो है वो ज्यादातर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के था। ये चाहते थे कि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाए। अब देखिए, जैसे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, या फिर आप महात्मा फुले की बात करेंगे, या फिर आप कोई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे, तो वो लोग प्योर सोशल रिफॉर्मर थे। उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कोई खास लेना देना नहीं था। वो मतलब इवन राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो अंग्रेजों से हेल्प ली। ठीक है, अंग्रेजों से हेल्प किस चीज में ली, ठीक है, सती प्रथा को खत्म करने में और विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाने में। लेकिन अब हेल्प इसलिए क्योंकि वो लोग प्योरली सोशल रिफॉर्मर थे। लेकिन तिलक क्या है, तिलक
प्रायोरिटाइज करते थे, मतलब वो ये चीज चाहते थे कि पहले भारत जो है वो आजाद हो जाए, अगर हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम खुद ब खुद अपने देश में, अपने समाज में सोशल रिफॉर्म ले आएंगे। ठीक है, स्वराज जब आएगा, जब हम खुद रूल करना शुरू करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग दिस सोशल रिफॉर्म। ठीक है, एजुकेशन की बात की, हर चीज की इन्होंने बात की, लेकिन इनका जो है प्रायोरिटी जो था वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे था। ठीक है, और उनके बाद क्या कहते हैं, हाँ इसीलिए देखिए हमने कहा कि इसी तरीके से वो जो अलग सोशल रिफॉर्मर थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, फूले हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, इन सब से ये अलग थे, क्योंकि इन्होंने जो है सोशल चेंज जो बोला वो आएगा राजनीतिक परिवर्तन से। राजनीतिक परिवर्तन कैसे होगा? राजनीतिक परिवर्तन होगा जब हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे, जब सत्ता का परिवर्तन होगा, जब हम खुद सेल्फ रूल करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इनके सोशल रिफॉर्म में और जो बाकी के रिफॉर्मर्स उस टाइम के हुए थे। अच्छा, तिलक के मेथड जो है वो क्या थे? रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे अपने टाइम में। कैसे? उन्होंने जर्नलिज्म का यूज किया। ठीक है, कैसे? उनके जो मैंने कहा कि उनके न्यूज़पेपर थे केसरी, ठीक है, जो कि मराठी में पब्लिश होता था और महाराष्ट्र इंग्लिश में। ठीक है, इन पेपर्स के थ्रू इन्होंने जो है लोगों के अंदर प्राइड दिया, लोगों को जो है वो नॉलेज अवेलेबल कराया। क्योंकि देखिए उस समय आज का जमाना तो था नहीं, पढ़ने का, लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक जो है सबसे बड़ा जो है उस समय का फैक्टर था, जैसे आज मोबाइल, टीवी, रेडियो वगैरह है। ठीक है, उस समय होता था न्यूज़पेपर, उसके थ्रू जो है लोगों तक जो है जानकारियां मिलती थी, लोगों के अंदर प्राइड की भावना आती थी। जब लोग स्टोरी पढ़ते थे, कहानी पढ़ते थे, तो उसके थ्रू लोग क्या है जागरूक होते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जर्नलिज्म का एक जबरदस्त जो है इन्होंने उपयोग किया है। इनकी ये दो फेमस है, आपको ये याद होना चाहिए, कई बार जो है ये पूछा भी गया है और कई बार लैंग्वेज भी पूछा गया है। तो देखिए आप ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हैं कि महाराष्ट्र, सुनने में लगता है महाराष्ट्र मराठी, लेकिन गलत है। महाराष्ट्र मराठी में नहीं था, महाराष्ट्र इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। ठीक है, तो महाराष्ट्र मराठी गलत मेल है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गलत याद रखना है आपको कि महाराष्ट्र मराठी गलत है। मास फेस्टिवल एज प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस, हमने देखा कि कैसे शिवाजी की जयंती और गणेश फेस्टिवल को जो है इन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए क्रिएट किया था। तो मास फेस्टिवल को ऐसे क्रिएट इन्होंने जो है एज अ प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। बायकॉट एंड स्वदेशी टू प्रमोट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्वराज, स्वदेशी। ठीक है, 1905 को क्या था, बंगाल विभाजन का जब आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो है स्वदेशी पर इन्होंने फोकस किया, बायकॉट किया, और इसीलिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की गई ताकि लोगों को इंग्लिश मिशनरी स्कूल में ना पढ़ना पड़े। हम खुद जो है एक ऐसा स्कूल कॉलेज का सिस्टम तैयार करें और हम खुद जो है अपने भारतीयों को, ठीक है, यहाँ की जो ओरिएंटल लैंग्वेज है उसमें जो है हम पढ़ा सके। ठीक है, तो ये था, और साथ ही साथ उन्होंने जो है दिखाया कि पॉलिटिकल एजुटेशन वाज अ फॉर्म ऑफ नेशनल एजुकेशन। ठीक है, कैसे आप राजनीतिक जो आप ये एजुटेशन कर रहे हैं वो कैसे एक नेशनल एजुकेशन का जो है वो फॉर्म ले सकता है। तिलक की लेगेसी अगर बात करें तो तिलक का पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो उस समय के जो बुद्धिजीवी थे या उनके बाद जो आने वाले बुद्धिजीवी थे उनके लिए क्या है, एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, एक बेस बनाया है इन्होंने। क्योंकि इनके बाद जो आप देखेंगे कि गांधी आते हैं, ठीक है, गांधी वगैरह आते हैं, तो काफी ज्यादा जो है इनसे जो है आगे काम करते हैं, मतलब एक फाउंडेशन की तरीके से काम करते हैं। अब इनका जो स्वराज, यूनिटी और एक्शन था, ठीक है, सेल्फ रूल, एकता और एक्शन, कर्मयोग, हाँ, गीता रहस्य, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इंडिया पॉलिटिकल फ्रॉम एलिट एक्टिविटी इनटू पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, इससे पहले जब मॉडरेट्स तक थे ना, तो मॉडरेट्स तक ये क्या थे, एलिट एक्टिविटी था। कुछ गिने चुने लोग थे, वो जो है अंग्रेजों के साथ उठते बैठते थे, पिटिशन खेलते थे। ठीक है, तो वो क्या था, एक एलिट मूवमेंट था। बस 5% भी नहीं, 1 से 2% लोग होंगे जो इन चीजों के बारे में जानकारी रखते होंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको मास मूवमेंट बना दिया। ठीक है, रिलीजियस, उसके थ्रू रिलीजियस जो हमने अभी वो देखा गणेश फेस्टिवल एटसेट्रा, इनके थ्रू जो इन्होंने क्या किया, इसको एक मास मूवमेंट बना दिया। इवन आफ्टर ही डाइड, ठीक है, उनकी जो मृत्यु 1920 में हो जाती है। ठीक है, और गांधी का इन्वेंट जो है भारतीय, आप देखेंगे तो 1914 में आते हैं, लेकिन 1917 से जो है काफी एक्टिव हो जाते हैं। तो इनकी जो है मृत्यु 1920 में हो जाती है, लेकिन ये जो है इंस्पायर करते हैं गांधी को, नेहरू को और इवन सुभाष चंद्र बोस को। आप देखेंगे तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये कहीं ना कहीं क्या थे, थोड़े से लेफ्ट की तरफ थे। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि ये क्या है, इनके बड़े क्रांतिकारी विचार थे, तो लेफ्ट के थे, तो लेफ्ट वाले जो है ज्यादातर इनको जो है फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी जो है विचार वगैरह इनके थे। ठीक है, 1920 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इससे पहले तो इम्पोर्टेंट जो घटनाएं थी वो थी 1907 की, जो है आप देखेंगे कि वहां पर सूरत स्प्लिट होता है, फिर जो है उसके बाद 7-8 का ये सेशन था, फिर 1916 में जो है दोबारा जो है मर्जर होता है, और जो है फिर 1916-17 के आसपास ही एनी बेसेंट के साथ ये इंडियन होम रूल जो है उनकी स्थापना भी करते हैं। ठीक है, तो
एक क्रिटिकली इनका जो है इवोल्यूशन देख लेते हैं हम क्या बनता है। तिलक की अगर पॉलिटिकल फिलोसफी को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनको जो है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। जहां पर क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए इन्होंने रिलीजियस सिंबल को काफी ज्यादा जो है यूज किया, ठीक है। हमने देखा गणेश फेस्टिवल, शिवाजी जयंती, तो चूंकि अब इससे क्या हुआ, हिंदू तो यूनाइटेड हुए, लेकिन जो दूसरे अलग अदर माइनॉरिटीज थे उनको जो है थोड़ा सा एलिनेशन देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फैक्टर था जो कि मतलब मेजोरिटी की तरफ चला जाता था। क्योंकि भारत में क्या है, हिंदू मेजोरिटी है, तो लोगों को ये लगा, या जब अभी आप इनको जो है इवेलुएट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिखता है कि वही जो कुछ जो माइनॉरिटीज थे उनको जो है इग्नोर किया गया था, ठीक है। तो मतलब न्याय ये हो सकता था कि ये जैसे हिंदू का फेस्टिवल मना रहे हैं वैसे माइनॉरिटी के फेस्टिवल्स को भी उसी इंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट किया जाता। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं इनको जो है थोड़ी सी क्रिटिसिज्म देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो मिलिटेंट का टोन था, ठीक है, हमने कहा कि क्रांतिकारी थे, ठीक है, इनकी बातों में, इनकी लेखनी में ये दिखती थी क्रांति। वो जो है क्या होता है, बहुत लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, लेकिन कभी कभी क्या है वो हथियार उठाते थे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन होता था, उससे जो है बड़ा लॉस हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये क्या चला जाता था, हिंसा की तरफ, वायलेंस की तरफ मूव हो जाता है। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, जो कि इनके जो है कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म को दिखाते हैं, ठीक है। और ये इनका लास्ट है कि देखिए बात सही है कि इन्होंने कहीं इनके जो है ऑब्वियसली अगर कोई चिंतक है, कोई विचारक है जिन्होंने अपनी कुछ विचारधारा दी है, कुछ लोग उससे एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये मानने वाली बात है कि जो इनका मोरल करेज था, जो इनके अंदर आत्मबल था, जो इनकी बुद्धिजीविता थी, इंटेलेक्चुअल डेप्थ जो इनकी थी, और इनकी जो देशभक्ति थी, वो जो है इनको जो है भारत के उस समय जितने भी भारत के बुद्धिजीवी थे उनमें से इनको जो है मोस्ट डायनामिक बनाती है, ठीक है। और इसलिए मोस्ट डायनामिक है क्योंकि देखिए आपको ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, ये नेट के सिलेबस में भी है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में होती है, तो ऑब्वियसली इनका जो है बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम इनकी विचारधारा को आज पढ़ रहे हैं। तो ये जो है इनका एक आप कह सकते हैं जो आज के सेंस में हम बोलते हैं ऑरा, ठीक है। तो बड़ा जबरदस्त इनका ऑरा था उस टाइम पर। अगर हम कंक्लूड करना चाहे इस लेक्चर को, तिलक का जो विजन था स्वराज का, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं था, बल्कि क्या था, मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये जो है ये चाहते थे कि एज एन सोल, ठीक है, हर व्यक्ति, हर आत्मा, भारत की हर व्यक्ति की आत्मा की जो है उसकी जागृति हो, उसका जागरण हो, ठीक है। नींद में है लोग, जगना चाहिए और लड़ना चाहिए, ठीक है, कर्म करना चाहिए, कर्म और कर्तव्य है। आपका क्या कर्म है, आपका कर्म है, आपका कर्तव्य है, भारत को जो है आप सेल्फ रूल में लाइए, भारत स्वराज लाइए, भारत को आजाद देखिए, ठीक है। इस तरीके से ट्रू फ्रीडम बिगिंस इन द माइंड्स व्हेन पीपल लर्न टू थिंक एंड एक्ट फॉर देमसेल्फ। ये कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तभी हासिल होगी जब लोग जो है सोचना शुरू करेंगे और कार्य करना शुरू करेंगे, एक्ट करेंगे सिर्फ अपने लिए, ठीक है, अपने लिए जब वो करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम किन के लिए कर रहे थे, हम ब्रिटिशर्स के लिए कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए कर रहे थे, लेकिन जब आपने अपने खुद की लड़ाई आपने शुरू कर दी, एक एक व्यक्ति जो है वो जागरूक हो जाएगा और अपना जो है, मतलब आप देख सकते हैं उस समय जितनी हमारी पॉपुलेशन थी ना, तो ये गांधी भी कहते थे और तिलक भी कहते हैं कि मतलब जब तक हम नहीं सपोर्ट करेंगे, कैसे कोई फॉरेनर्स जो आके हम पे रूल कर रहा है। डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तभी होगी जब आप अपने मन से ये चीज समझ जाएंगे कि भाई हम जो है खुद ही जो है खुद के गुलाम बने हुए हैं, ठीक है। हमको अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, हमने खुद को ही अपना गुलाम बना दिया है। तो इसलिए इस गुलामी से हम कैसे निकलेंगे, जब हम सोचना शुरू करेंगे, हमें बस प्रॉपर एजुकेशन होगा, ठीक है, और हम जब खुद के लिए लड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इनका एक कंक्लूजन था। इस कोट के साथ इस लेक्चर को हम एंड करेंगे, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो है इनका बहुत फेमस सा कोट था, और इसको उस कोट के साथ ही हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।